सो लास्ट के लेक्चर में हमने बुनियादी तौर पे रिसर्च हाइपोथेसिस और इसके साथ साथ रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम के साथ बुनियादी तौर पे हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस की टाइप्स होती क्या हैं और वो किस तरीके से क्लासिफाई होती हैं। सो ये याद रखें, देखिए हाइपोथेसिस के दो मेन टाइप्स हैं। एक को नल हाइपोथेसिस कहते हैं और एक को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, सो ये तो दो मेन टाइप्स हो गई। फिर इसकी डायरेक्शन के बेस पे अलग टाइप्स होती हैं, तो वो सब आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ये पढ़ने से पहले आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस पढ़ना चाहिए। अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक स्टेटमेंट जो कि सजेस्ट करे अ पोटेंशियल आउटकम और वो रिसर्चर उसको एक्सपेक्ट करे। मतलब एज अ रिसर्चर मैं अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कोई स्टेटमेंट दूँ कि अगर ये फ़लाँ इवेंट इस तरीके से हो रहा है तो इसके नतीजे में फ्यूचर में ये इवेंट इस तरह हो सकता है। हाइपोथेसिस हम एक स्पेकुलेशन करते हैं ना, एक पोटेंशियल स्टेटमेंट देते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है अगर एक ख़ास इवेंट या एक फिनोमिना या एक वेरिएबल जिस तरीके से एक्शन कर रहा है तो वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। ये रिसर्चर का क्लेम, इन अदर वर्ड इसको रिसर्चर्स क्लेम कहते हैं। ठीक है, और ये H1 या HA से रिप्रेजेंट होता है शॉर्ट फॉर्म में। हमारे पास ये ज़्यादातर रिसर्चर जो है अपनी नॉलेज बेस पे अपने स्टडी वेरिएबल को देखते हुए कहते हैं। सो लिटरेचर रिव्यू से पहले ये स्टेटमेंट आता है रिसर्चर की तरफ से, और जब हमारे पास रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो रिसर्चर का क्लेम साबित हो गया। अगर तो रिसर्चर का क्लेम साबित हो गया तो जो नल हाइपोथेसिस होता है, जो इसको अपोज कर रहा होता है, वो कैंसिल हो जाता है और इसके नतीजे में ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, और इस स्लाइड में आगे कहते हैं कि often an alternate hypothesis is the desired conclusion of the investigator, कि एज अ रिसर्चर मुझे क्या डिज़ायर है या मेरी क्या विश है कि किस तरीके से उसका रिजल्ट निकले, तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एज अ रिसर्चर अगर एक्सपेरिमेंट करूं और मैं बोलूं कि वो मरीज़ जिनकी हिस्ट्री अच्छे तरीके से ली जाए, जो हिस्ट्री टेकिंग का प्रोटोकॉल है असेसमेंट फेज में, तो उन मरीज़ों का डायग्नोसिस सही होता है और उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम आती है और मेडिसिन भी जो है पॉलीफार्मेसी की तरफ नहीं जाते। पॉलीफार्मेसी का मतलब ये है कि 7 या इससे 7 या इससे ज़्यादा मेडिसिन एट अ टाइम एक मरीज़ को एडवाइस की जाए, इसको पॉलीफार्मेसी कहते हैं। सो ये मेरा क्लेम है कि अगर डॉक्टर सही तरीके से हिस्ट्री ले और एग्जामिनेशन करे तो एक तो मरीज़ को पॉलीफार्मेसी की नीड नहीं पड़ेगी और दूसरा मरीज़ जल्दी सेहतयाब होगा। अब ये मेरा क्लेम है। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब जो नल हाइपोथेसिस होता है वो मेरे इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट या अपोजिट जो स्टेटमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो जब मैं इस स्टेटमेंट पे रिसर्च करूंगा और मैं एक क्लिनिशियन मतलब
एक ग्रुप ऑफ क्लिनिशियन सेलेक्ट कर लूँ और जिसको मैं एज ए इंटरवेंशन काउंट करूँ और उनको बोलूँ कि आपने, उन डॉक्टर्स को मैं कहूँ कि आपने मरीज़ को कम से कम 20 मिनट उसके हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन पे लगाने हैं। और दूसरे क्लिनिशियन जो आम तौर पे प्रैक्टिस करते हैं कि मरीज़ को 2 से 3 मिनट देते हैं, उनसे 2-3 सवाल करके उनको डायरेक्टली मेडिसिन और टेस्ट एडवाइस करते हैं, तो उनको अपने हाल पे छोड़ दूं और फिर मैं देखूं, उन मरीज़ों को ट्रेस करूं कि वो जो मरीज़ जो इंटरवेंशन ग्रुप में थे उनको कितनी मेडिसिन एडवाइस की गई जिनका हिस्ट्री और एग्जामिनेशन सही तरीके से किया गया, और वो मरीज़ जिनको ऐसा कुछ नहीं था, जिनको 2-3-5 मिनट जितने भी डॉक्टर ने सोचा कि सही है उतने दे दिए। एक तो मेडिसिन काउंट करूं, पॉलीफार्मेसी देखूं, और एक देखूं कि वो कितने दिन तक ठीक होते हैं, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट रखूं और उनके क्लिनिक्स के फॉलोअप्स भी काउंट करूं। तो जब मैं ये मेरा हाइपोथेसिस प्रूफ हो जाए कि हाँ जो मैंने कहा था कि अगर डॉक्टर सही से हिस्ट्री ले और सही से एग्जामिनेशन करे, प्रॉपर टाइम देके, तो वो मरीज़ जल्दी से यातियाब भी होते हैं और उनको ज़्यादा हद से ज़्यादा मेडिसिन की नीड भी नहीं पड़ती बनिस्बत उनके जिनको टाइम कम दिया जाता है, क्योंकि उनके डायग्नोसिस को समझने में टाइम लगता है फिर, या वो सही डायग्नोज नहीं हो पाते। सो इसका मतलब जब ये मैंने स्टेटमेंट दिया था और वो प्रूफ हो गया तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश हो गया, जो यहाँ 2 बार अंडरलाइन वर्ड है इस्टेब्लिश का ये। और जब ये इस्टेब्लिश हो गया तो डेफिनेटली मेरी बात के अगेंस्ट जो बात नल हाइपोथेसिस ने की थी कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो नल हाइपोथेसिस जो कह रहा था वो तो कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स कि जब मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश हुआ तो नल कैंसिल हुआ। अगर मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश ना होता तो फिर डेफिनेटली नल हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश होता और अल्टरनेट जो है वो फेल हो जाता। ठीक है, सो दिस इज द रिसर्चर डिजायर्ड कंक्लूजन या रिसर्चर्स क्लेम कि अगर फलां चीज़ इस तरह हो, अगर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन सही हो तो मरीज़ को पॉलीफार्मेसी की नीड नहीं पड़ती। दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ कि वो लोग जो 40 साल के उम्र से ज़्यादा हैं और वो जंक फूड भी इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड, और इनका लाइफस्टाइल भी सेडेंट्री है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो उनको अगले 5 साल में हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत उनको जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी नहीं है उनका, मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और जंक फूड भी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। नल इसके अगेंस्ट बोलेगा कि एक्सरसाइज का और डाइट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्चर हाइपोथेसिस या रिसर्चर क्लेम। ठीक है, यहाँ ये आपको समझ आ गया। सो अब आपको नल हाइपोथेसिस समझना बहुत आसान है। नल हाइपोथेसिस जो है ये HO या H0 या HN से रिप्रेजेंट होता है, और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कहता है कि देयर इज़ नो एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जो मैंने सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड की बात की और फिर हार्ट डिजीज़ की बात की कि इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होते हैं, तो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। एज ए रिसर्चर मैंने क्लेम किया था और ये मेरे क्लेम को अपोज कर रहा है। दूसरा जो मैंने हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और साथ साथ पॉलीफार्मेसी की बात की थी और टाइम ऑफ रिकवरी की बात की थी, तो वो मेरा रिसर्चर का क्लेम था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था। यहाँ नल हाइपोथेसिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सो नल हाइपोथेसिस में जानने के लिए कि ये नल है या अल्टरनेट है, ये वाला स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो रिलेशनशिप। द पॉइंट इज कि ये हर चीज में नो का वर्ड इस्तेमाल करेगा, इनकार करेगा, नेगेटिव वर्ड यूज करेगा। सो यहाँ जैसे बताया गया है कि नल हाइपोथेसिस जो है ये अपोजिट कहता है व्हाट द एक्सपेरिमेंटर या द रिसर्चर एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये उसको अपोज करेगा।
ठीक है। सो फाइनल डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर विल ईदर रिटेन अ नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस इन फेवर ऑफ द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो आगे ये आप बायोस्टैट में भी पढ़ेंगे कि एज अ रिसर्चर जब मैं इस पर डेटा कलेक्शन करूँगा और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करूँगा, तो मैं जब अपने रिजल्ट इस्टेब्लिश करूँगा, तो अगर मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूफ होता है, अगर ये स्टेटमेंट फिर सुन लें, अगर मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूफ होता है, सो आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अपोजिट बात रिजेक्ट हो जाती है ना। और अगर तो मेरी बात प्रूफ नहीं होती, अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं होता, सो फिर आई विल फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। यहां मैं ये नहीं बोलूंगा एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, नहीं बोलूंगा, यहां मैं बोलूंगा फेल टू रिजेक्ट। मतलब एक ही हुआ, मैं रिजेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास इतने एविडेंस नहीं है कि मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकूं। सो अब जब मैंने कहा कि फेल टू रिजेक्ट, तो रिजेक्ट नहीं कर सकने का मतलब क्या है? नॉन या नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस डज नॉट रियली मीन दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसका मतलब ये नहीं है कि नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है अगर मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एज ए रिसर्चर, मेरे रिसर्च में इतने सबूत जमा नहीं हुए कि जिसके बेस में मैं उसको रिजेक्ट कर सकूं। ठीक है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एंजाइटी लेवल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हाई आईक्यू एंड दोज ऑफ लो आईक्यू। सो ये देखें, मैं एज ए रिसर्चर अगर क्लेम करूं कि वो बच्चे जिनका आईक्यू ज़्यादा है और वो बच्चे जिनका आईक्यू कम है, उन दोनों के लेवल ऑफ एंजाइटी में फ़र्क है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस, मैं ये क्लेम करता हूँ। सो मेरे क्लेम को अपोज करने के लिए नल हाइपोथेसिस इस नो का वर्ड यहाँ पे लगा के मुझे अपोज कराए कि नहीं, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। तो ये नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गए। अब जब हमने अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस पढ़ लिया, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे किस्म की जो हाइपोथेसिस हैं, जिनको डायरेक्शन की बेस पे डिवाइड किया है कि ये हमें बताते क्या हैं। असल में जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान अगर कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप है तो वो किस तरीके का है और वो क्या बताते हैं। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, फिर ये दो अलग टाइप्स हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है? Directional hypothesis is a type of alternate hypothesis that specify the direction of expected findings. ये alternate hypothesis की टाइप है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, ये नल की नहीं है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देती है। सो इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये नो नहीं कह सकती, लेकिन यह मैं बताता हूँ एज अ रिसर्चर, ये हम जब क्लेम करें और उसमें हम बोलें कि एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। अगर मैं बोलूं कि इंक्रीज इन द इनटेक ऑफ जंक फूड कॉजेज इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है। सो यहाँ पे जंक फूड के इनटेक में इंक्रीज की वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ गया। सो ये एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये एक क्लेम मेरा हो गया। अब देखें, ये तो दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। अब अपोजिट में देख लेते हैं कि मैं एज ए रिसर्चर क्लेम करूं कि इफ आई टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड प्रैक्टिस द SOPs रिलेटेड टू COVID-19, ठीक है, सो द रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड विल बी डिक्रीज्ड। सो इसका मतलब कि अगर मैं SOPs और प्रिकॉशंस को बढ़ाता हूं, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं, तो कोविड लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। सो एक वेरिएबल बढ़ता है, दूसरा कम होता है। ये डायरेक्शंस शो कर रहे हैं कि एक वेरिएबल के ऊपर जाने से दूसरा ऊपर जा रहा है या नीचे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड दिस इज द टाइप ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस।
एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स की डायरेक्शंस को शो करने के लिए ये यूज होता है. Sometimes directional hypotheses are created to examine the relationship among variable rather than to compare groups. ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी तो इसमें हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, मैं ग्रुप्स को कंपेयर नहीं कर रहा. ठीक है, ग्रुप्स की उस मिसाल में मैं अगर ये बोलूं कि डॉक्टर अगर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर टाइम दे या टाइम ज़्यादा दे तो मरीज़ को कम खर्चे में कम वक्त में बेहतरीन इलाज मिलेगा, तो वो भी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस था. लेकिन वहाँ मैं फिर दो ग्रुप्स में कंपेयर कर रहा था कि वो ग्रुप जिसमें डॉक्टर ने प्रॉपर टाइम दिया था उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, और वो ग्रुप्स जहाँ पे प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया था तो वहाँ पे रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं आए थे. सो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो है हमेशा हमें कंपेयर ग्रुप के बारे में बताएं, ये हमें रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरिएबल्स भी बताते हैं. ठीक है, सो इसमें आपने क्या वर्ड वो देखने हैं, सर्च करने हैं जिससे आपको आइडिया हो. मोर देन, लेस देन, ठीक है, या इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह के वर्ड अगर आए तो दैट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन विद हाई IQ will exhibit more anxiety than children with low IQ. So वो बच्चे जिनका IQ ज़्यादा है उनमें एंजाइटी ज़्यादा शो होगी बनिस्बत उन बच्चों में जिनका IQ कम है. तो ये देखिए, ये दो ग्रुप्स कंपेयर हो रही है, चिल्ड्रन विद हाई IQ एंड चिल्ड्रन विद लो IQ. लेकिन उनमें मोर एंड लेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर IQ ज़्यादा है तो एंजाइटी ज़्यादा होगी, अगर IQ कम है तो एंजाइटी कम होगी. इट मीन्स के रिसर्चर ये क्लेम कर रहा है कि IQ का एंजाइटी के लेवल से डायरेक्टली कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशनशिप है. ठीक है, सो इस तरह के जो हाइपोथेसिस है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. दीज आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरी. हमारे नॉलेज से ये पैदा होती है, हम अपने नॉलेज के बेस पे डेफिनेटली, जो मैंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कहा कि एज अ रिसर्चर हम प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू करने से पहले ही अपना एक हाइपोथेसिस दे देते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम लिटरेचर रिव्यू को पढ़ के उसके बेस पे हाइपोथेसिस दें तो उसमें फिर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग तो वो नहीं आई ना, वो तो हमने प्रीवियस रिसर्चर से कॉपी कर ली. सो इसीलिए हम ये लिटरेचर रिव्यू से पहले कोशिश करते हैं कि दे दें. रिसर्चर क्लेम जो होता है, दे मे इम्प्लाई दैट द रिसर्चर इज इंटेलेक्चुअली कमिटेड टू पार्टिकुलर आउटकम. और इसका मतलब ये है कि रिसर्चर जो है वो एक ख़ास आउटकम की तरफ कमिटेड है. ही वॉन्ट्स, ही डिज़ायर्स कि अगर तो फलां वेरिएबल इस तरीके से एक्ट करेंगे तो होना तो ये चाहिए कि ये रिज़ल्ट निकले. सो वो रिसर्चर का डिज़ायर और उसकी कमिटमेंट शो करता है. और इसी तरीके से जब हमने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पढ़ा तो सेम एक नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी होता है, और ये भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस की ही टाइप्स है. क्योंकि जब हमने डिवीजन करनी है तो रिसर्चर वाले पॉइंट्स में करेंगे. इसके अगेंस्ट जो नल हाइपोथेसिस होगा वो भी डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल होगा, लेकिन वो इस स्टेटमेंट को अपोज करेगा. सो नल हाइपोथेसिस तो हर कंडीशन में, जो रिसर्चर का डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो, नॉन डायरेक्शनल हो, किसी भी तरीके से हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, नल हाइपोथेसिस को अपोज करेगा. बस सिंपल. बाकी जितने भी हम डिविजन्स करते हैं वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में करते हैं. अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? ये वो टाइप्स है जिसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग की नहीं स्पेसिफाई हुई होती, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया होता, और रिसर्चर को या तो कंफर्म नहीं होता या वो चाहता नहीं है कि वो प्रेडिक्ट करे कि क्या होगा, वो खुद भी श्योर नहीं है इसके बारे में. so इसीलिए वो फिर नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस देते हैं. और इसमें मेन वर्ड जो है देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इसके अगेंस्ट बोलेगा देयर इज नो डिफरेंस.
रिसर्चर बोलेगा कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई डिफरेंस तो है, अब मुझे नहीं पता कैसा डिफरेंस है। रिसर्चर बोले कि जंक फूड का कोई ना कोई इफेक्ट है, देयर इज अ डिफरेंस in the risk of heart disease of those patients, those people who use junk food compared to those who avoid it। वो लोग जो जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क है बनिस्बत उन लोगों में जो इस्तेमाल नहीं करते। अब रिस्क क्या है, कम है, ज़्यादा है, इमीडिएट है, प्रोलॉन्ग है या डिलेड है, अब रिसर्चर को खुद भी नहीं पता। सो लेकिन उसको इतना है कि कोई ना कोई इस पे डिफरेंस है, देयर इज एन इफेक्ट। अब क्या इफेक्ट है तो वो उसको नहीं श्योर, ठीक है। सो जैसे नॉन डायरेक्शनल, अगर उसी आईक्यू वाले एग्जाम्पल को ले लें और रिसर्चर बोले कि देयर इज अ डिफरेंस इन द एंजाइटी लेवल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हाई आईक्यू एंड दोज ऑफ लो आईक्यू, जिनका आईक्यू ज़्यादा है और जिनका कम है उनके एंजाइटी लेवल में कोई डिफरेंस है। अब उसको भी नहीं पता कि क्या है। So he is not giving any direction, he is just letting us decide and wait for the results, कि हम इंतज़ार करें और रिजल्ट से हमें पता चले कि क्या डिफरेंस है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और ये तब यूज़ होता है जहाँ पे या तो थ्योरी अवेलेबल नहीं होती या थ्योरी की गाइडेंस हमें प्रॉपर नहीं होती या हमारा नॉलेज ज़्यादा नहीं होता इस चीज़ के बारे में, ठीक है, या फिर जो है प्रीवियस जितनी भी स्टडी हुई होती है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि हाँ जंक फूड हार्ट डिजीज़ काज करती है और कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता। सो जब कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स होती हैं तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं एंड वी आर नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन, ठीक है। सो इसी वजह से ये इम्पार्शियलिटी इम्प्लाई करती है, वी आर नॉट श्योर, दिस इज अ पार्शियल स्टेटमेंट, ठीक है, इम्पार्शियलिटी है। एंड इट डू नॉट स्टिपुलेट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप का डायरेक्शन शो नहीं करती कि अगर जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी ज़्यादा होगा या कम होगा, ये कुछ भी ऐसा नहीं बताती। अब एक और टाइप है जिसको एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस हमें प्रोपोज करता है कोई रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, कि अगर दो इवेंट्स हो रहे हैं तो इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, और जब वन वेरिएबल चेंज हो जाता है तो अदर चेंजेस। अगर मैं ऑयल इनटेक कम करूं, कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम करूं, तो मेरा बीएमआई कम हो जाएगा, मेरा हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। सो ये एसोसिएट कर रहा है एक वेरिएबल को दूसरे के साथ, रिलेशनशिप वो कर रहा है। यहाँ पे ये डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन इसमें चाहे हो या ना हो, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, कोई इफेक्ट है, कोई एसोसिएशन है, ये एक दूसरे के साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जुड़ना हरगिज मतलब ये नहीं कि ये कॉज एंड इफेक्ट है कि अगर एक होगा तो दूसरा लाजमी होगा, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट को भी इंडिकेट नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ हो रही हो तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी हो रही हो। कुछ चीज़ें खुद ही वजूद में आती हैं कुदरत की हुक्म से, कुछ चीज़ें बग़ैर किसी वजह के एग्जिस्ट करती है जो हमें मालूम नहीं होती। सो उसका कॉज होना ज़रूरी नहीं है, वी मे नॉट बी एबल टू नो इट, ठीक है। सो इस टाइप के हाइपोथेसिस को एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके बाद है कॉजल हाइपोथेसिस, और कॉजल हाइपोथेसिस हमें कॉज एंड इफेक्ट के इंटरेक्शन के बारे में बताता है कि दो वेरिएबल है जो कि कॉज एंड इफेक्ट है उनका, लेकिन ये डेफिनेट होगा। एसोसिएटिव में कॉज एंड इफेक्ट यकीनी नहीं है, हो तो सकता है लेकिन यकीनी नहीं है। लेकिन कॉजल हाइपोथेसिस में रिसर्चर को हद तक इम्कान यकीन होता है, बहुत हद तक यकीन होता है कि ये दो वेरिएबल एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और इसमें फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात आ जाती है। जैसे यहां कहा गया है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू कॉज द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ जाए। अब ये कैसे? हमें यकीन है या हमें बहुत ज़्यादा हद तक नॉलेज है कि हम दवाइयों के साथ परहेज़ करें तो हमारी सेहत या हमारी बीमारी जो है वो जल्दी ठीक होंगी। अब बीमारी जो है या बीमारी की कंडीशन जो है वो डिपेंडेंट है, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। हेल्थ इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल जैसी होगी उसके हिसाब से हमारा हेल्थ होगा। सो अगर मैं लाइफस्टाइल में चेंज करूं, अगर मैं परहेज करूं ज़्यादा ऑयली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से, तो जो मेरी डिजीज़ कंडीशन है, डायबिटीज़ है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल मुझे बेहतर मिलेगा, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो ये सारे डिजीज़ कंडीशन हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है एंड आवर लाइफस्टाइल इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो कॉजल हाइपोथेसिस बताता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेकर आएंगे, मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेशन मींस चेंज, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। एंड इसीलिए फिर जब हम मेजर करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड टू एग्जामिन द इफेक्ट क्रिएटेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं, उसको नोट करते हैं। चेंज तो हम इंडिपेंडेंट में करते हैं, लेकिन एग्जामिन फिर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं, क्योंकि असर तो उस पे पड़ने वाला है, जिस पे असर पड़ने वाला है उसको हम देखेंगे। सो इस तरह के हाइपोथेसिस को कॉजल हाइपोथेसिस कहते हैं। और ये हमने पहले भी कहा था कि हाइपोथेसिस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि इट शुड बी टेस्टेबल। अब यहां पे टेस्टेबल हाइपोथेसिस आ गया। सो इसका मतलब ये है कि टेस्टेबल हाइपोथेसिस वो होते हैं जिनमें वो वेरिएबल हो जो कि मेजरेबल हो या चेंजेबल हो या मैनिपुलेटेबल हो, ठीक है, जिसमें हम कोई चेंज ला सके या उसको डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेजर कर सके। क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी में कोई किसी भी टाइप की हाइपोथेसिस नहीं होती, ये याद रखें। देयर इज नो हाइपोथेसिस इन क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। हाइपोथेसिस हमेशा हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडीज में होता है। एंड दे नीड टू प्रिडिक्ट अ रिलेशनशिप दैट कैन बी सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। सो टेस्टेबल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस, अब कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी ना कि टेस्टेबल हाइपोथेसिस का टेस्टेबल होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ कहते हैं कि टेस्टेबल हाइपोथेसिस होते कौन से हैं। टेस्टेबल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होते हैं जो कि जिनके वेरिएबल मेजर हो सके और उनके वेरिएबल में चेंज आ सके। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वेरिएबल के दौरान, उसको या तो हम सपोर्ट कर सकें या ना कर सके, सपोर्ट बेस्ड ऑन आवर डेटा। तो यहां तक तो हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल वेलकम, वो पूछ सकते हैं।